चलिए आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और हमारे इस चैनल के ऊपर सभी को आप लोगों को सुबह सुबह की शुभकामनाएं। दोस्तों आज के इस सेशन में जो हमारा सेशन चल रहा था प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन, और इल्यूमिनेशन में हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली है और 2 क्लासों में आप लोगों को अवशोषण गुणांक तक हमने पढ़ा दिया गया है। ठीक है, उसी से आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सभी से गुजारिश है कि आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर लाइक और शेयर करिए। ठीक है, अपने शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि हम इसी प्रकार से वीडियो आप लोगों के सामने पेश करते रहें। ठीक है, तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा परावर्तन गुणांक। कौन सा रहेगा? परावर्तन गुणांक। परावर्तन गुणांक, देखिए परावर्तन गुणांक क्या होता है। एक अवशोषण गुणांक हमने पढ़ा है, उसी प्रकार से हमने परावर्तन के बाद में हमारे पास जो पारेषण गुणांक होगा उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इसका जो एक सवाल या सूत्र होता है उस सूत्र के अनुसार ही हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा लिखेंगे और उसकी परिभाषा के बाद उसका सूत्र लिखेंगे, उस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो इसकी जो हमने जो 10 टॉपिक्स पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए थे, आज 11वां जो टॉपिक है अवशोषण गुणांक तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उसी से आगे हम पढ़ रहे हैं यानी कि परावर्तन गुणांक। ठीक है, तो परावर्तन गुणांक किसे कहते हैं? सबसे पहले इस चीज की परिभाषा समझिए। तो क्या कहता है परिभाषा? किसी तल द्वारा परिवर्तित प्रकाश एवं उस पर आपतित प्रकाश के अनुपात को क्या कहेंगे? परावर्तन गुणांक कहा जाता है। तो जैसे मान लिया कि कोई हमारे पास लैंप है, जैसे लैंप जलता है तो लैंप के बाद में जो परावर्तित होता है या परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन फैक्टर होता है। जैसे कोई बल्ब को जलाने के बाद में क्या होता है, उस दीवार से या किसी वस्तु से टकराकर वापस प्रकाश परावर्तित होता है, जैसे प्रकाश फैलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन गुणांक बोला जाता है। ठीक है, जैसे बल्ब जला दिया, बल्ब जला के हम कोई प्रकाश की किरण उस किसी पदार्थ पर गिरकर वापस टकराकर फैल रही है। ठीक है, परावर्तन हो रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तन गुणांक कहा जाता है। तो इसका जो सूत्र होता है परावर्तन गुणांक बराबर परिवर्तित प्रकाश आपतित प्रकाश दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? हम परावर्तन गुणांक कहा जाता है। बस इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ से आज तक कोई क्वेश्चन तो आया नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन बूझ भी ले सकता है एग्जामिनर। किसी तल द्वारा परिवर्तित प्रकाश एवं उस पर आपतित प्रकाश के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आप लोगों के सामने ऑप्शन दे देगा, परावर्तन गुणांक, पारेषण गुणांक, अवशोषण गुणांक। ठीक है, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? परावर्तन गुणांक कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक रहेगा पारेषण गुणांक। तो पारेषण गुणांक किसे कहते हैं? ट्रांसमिशन फैक्टर, यानी कि प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? पारेषण गुणांक कहा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से किसी पारदर्शी माध्यम से, या जैसे मान लिया कोई वस्तु हमारे पास है, ठीक है, उस वस्तु से आर पार क्या कर रही है? किरण पार कर रही है। जैसे अपने पास बल्ब होता है, ठीक है, बल्ब से क्या करते हैं? बल्ब में जो फिलामेंट लगा हुआ होता है, फिलामेंट से जो शीशे के माध्यम से आर पार पारदर्शी होता है, तो जैसे प्रकाश किरण एक स्थान दूसरे स्थान पे रहेगी नहीं, तो उसी चीज को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाने का जो काम करता है वो कौन करता है? पारेषण गुणांक करता है। ठीक है, जिसको हम ट्रांसमिशन फैक्टर बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि परिभाषा के तौर पे किसी पारदर्शी माध्यम से पारेषित प्रकाश एवं उस पर आपतित प्रकाश के अनुपात को क्या कहेंगे? पारेषण गुणांक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका पारेषण गुणांक का जो सूत्र होता है, पारेषण गुणांक बराबर पारेषित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश, दोनों के जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पारेषण गुणांक कहा जाता है। तो ये थी हमारे पास कुछ मोस्ट फैक्ट के जो शब्दावलियां हैं, जो परिभाषाएं थी। आपने प्रदीप्ति पढ़ा है, प्रदीप्ति किसे कहते हैं, चौंद किसे कहते हैं, चमकीलापन किसे कहते हैं, ठोस कोण किसे कहते हैं, उसका मात्रक क्या होता है, प्रदीप्ति तीव्रता किसे कहते हैं, अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं, पारेषण गुणांक किसे कहते हैं, परावर्तन गुणांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो लक्स किसे कहते हैं, ल्यूमन किसे कहते हैं। ये चीजें आप लोगों को सारी चीजें कंप्लीट करवा दी गई है। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर आप आराम से उस चीज को पूजा कर सकते हो। ठीक है ना, तो आप लोगों की चीजें समझ में आई। ठीक है, तो चले इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए
चलिए भाई हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो हमने कुछ शब्दावलियां कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद में हम टॉपिक चालू करते हैं यहाँ से प्रदीप्ति कारक, यानी कि जो इल्यूमिनेशन फैक्टर है वो इल्यूमिनेशन फैक्टर किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से नहीं करता है, उस चीज को हम क्या करेंगे समझेंगे। और जैसे मान के चलो कोई भी फिलामेंट हो या बल्ब होता है या ट्यूबलाइट होती है, ठीक है, या जो हैलोजन होती है, रोड लाइट होती है, वो जैसे जिस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से कार्य नहीं करती है, ऊंचाई के अनुसार, उपयोगिता गुणांक के अनुसार, ठीक है, वो कारकों के ऊपर डिपेंड करती है। और कारक हमारे पास जो प्रदीप्ति कारक है वो 3 प्रकार के होते हैं, जो प्रकाश को एक जगमगाहट के रूप में कार्य करवाता है। जैसे आपने कोई ब्याह शादियों के अंदर, प्रोग्राम के अंदर जैसे लड़ियां लगती हैं, वो जगमगाहट करती रहती हैं, ठीक है, वो प्रदीप्ति फैक्टर के कारण से ही होता है, जिसके अंदर एक हमारे पास एक मास्टर बल्ब लगा हुआ होता है, जो मास्टर बल्ब के द्वारा कार्य करता है। सारी लड़ियां एक सीरियल के अनुसार चलती है, उसमें नाम भी हम किसी प्रकार से उसके अंदर डाल सकते हैं। जैसा काम हो रहा है उसमें रिफ्लेक्टर के माध्यम से, उसके परावर्तन के कारण से या उपयोगिता गुणांक के कारण से, ठीक है, सारे के सारे प्रदीप्ति कारकों के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। से पहला है स्थान, ऊंचाई, नंबर 2 है उपयोगिता गुणांक, ठीक है, नंबर 3 है अवपात गुणांक, तो ये चीजें हैं, इन चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के हैं, तीनों प्रकारों को हम स्टेप बाय स्टेप यानी कि एक टॉपिक्स को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला 1 नंबर डाल के लिखिए स्थान, ऊंचाई, अनुपात। और स्थान ऊंचाई के अनुपात को हम इसकी परिभाषा के अनुसार और उसके सूत्र क्या होता है उस चीज को हम क्या करेंगे, लिखेंगे, और इसके बाद उसको समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। तो जो प्रदीप्ति फैक्टर था यानी कि इल्यूमिनेशन फैक्टर था, यानी कि वो प्रदीप्ति कारक था, वो प्रदीप्ति कारक में हमारे पास 3 प्रकार के कारक होते हैं। उन तीनों प्रकारों के कारकों में हमने पहला कारक पढ़ा है स्थान ऊंचाई का अनुपात, ठीक है। तो स्थान और ऊंचाई का अनुपात क्या फैक्ट करता है, क्या किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब लैंप को ऊंचाई या निम्न तल के ऊपर लगाते हैं तो जैसे जितनी ऊंचाई पर लगाएंगे किस प्रकार से काम करता है, और जितने उसकी ऊंचाई पे नीचे लगाएंगे तो बल्ब किस प्रकार से काम करता है, प्रकाश किस प्रकार से उसको तल तक पहुंच पाता है, पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। तो इस चीज को हम देखते हैं कि सबसे पहले है स्थान ऊंचाई का अनुपात। किन्हीं भी समीपवर्ती प्रकाश स्रोतों के बीच में क्षैतिज दूरी व प्रकाश स्रोतों की वर्किंग प्लान से ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, स्थान ऊंचाई अनुपात कहलाता है। देख, कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास मकान की जो ऊंचाई होती है और मकान की ऊंचाई के वर्किंग प्लान के अनुसार ही क्या करते हैं, बल्ब की ऊंचाई का अनुमान लगाया जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, स्थान ऊंचाई अनुपात कहा जाता है। अब देख लो, कभी कभी क्या होता है, मकानों की ऊंचाई कम भी हो सकती है और मकानों की ऊंचाई ज्यादा भी हो सकती है ना। पॉल की लंबाई कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ज्यादा लंबी ऊंचाई होगी तो उसी प्रकार से लैंप को लगाया जाएगा, जितनी ऊंचाई होगी उसी प्रकार लगा। तो जो उसका जो अनुपात वर्किंग प्लान होता है, प्लानिंग के तौर पे ही क्या करते हैं, बल्ब की एक डाइजेशन दिया जाता है, यानी कि उसका उसी प्रकार से उसको बल्ब को लगाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्थान ऊंचाई अनुपात करता है। लेकिन ये भी हमारे पास किन्हीं कारकों के ऊपर डिपेंड करता है और निर्भर करता है। वो हमारे पास 2 कारक हैं, वो 2 कारकों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास पहला कारक है, जैसे हमारे पास प्रकाश स्रोत, जैसे प्रकाश स्रोतों में अगर माने तो बल्ब जो ट्यूबलाइट होती है को तल का उपयुक्त ऊंचाई पर ही क्या करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। जैसे हमारे पास जैसे बल्ब और ट्यूबलाइट होता है उसको अधिक ऊंचाई पर ही लगाना चाहिए, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से तल पर पहुंचने वाले प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे मान लें कि जितनी ऊंचाई पर आप लगाओगे उतने ही प्रकाश का जो तल होता है उसी प्रकार से प्रकाश तल के ऊपर प्रकाश की व्यवस्था बहुत ज्यादा होती है,
ठीक है, जितने नीचे लगाओगे उतने ही प्रकाश की तीव्रता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जमीन अपनी ओर क्या करने लग जाएगी, उसको अवशोषित करने लग जाती है। और जितने बल्ब को ऊंचाई पर लगाओगे तो प्रकाश की जो तीव्रता है, यानी कि जो तल की जो तीव्रता है, वो क्या करने लग जाती है, घट जाती है। वो अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश नहीं करती है। इसी वजह से हमेशा बल्ब और ट्यूबलाइट को हमेशा ऊंचाई पर लगाना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा प्रकार है, लिखित बाद निर्भर है, प्रकाश स्रोतों की संख्या। ठीक है, प्रकाश स्रोतों की संख्या प्रकाशित होने वाले तल के क्षेत्रफल के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे मान लिया कि अनुरूप का मतलब यहाँ पे ये है कि कमरा मान ले 10 फीट का है, तो 10 फीट के हिसाब से ही अपनों को ट्यूबलाइट और बल्बों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है। हो सकता है एक कमरा 20 फीट का है, तो 20 फीट के अनुसार ही क्या करें, उसको प्रकाश और ट्यूबलाइटों की व्यवस्था बनाई रखनी पड़ती है। भाई लंबा कमरा है, बड़ा कमरा है, तो हम बड़े कमरे के अनुसार ही ट्यूबलाइटों की संख्या, बल्बों की संख्या बढ़ाएंगे। छोटा कमरा है तो छोटे कमरे के अनुसार ही क्या करेंगे, हम ट्यूबलाइट और बल्ब की संख्या घटाएंगे। ठीक है, अगर मान लिया कि एक 20 फीट का जो कमरा है और 20 फीट के कमरे में हमने 2 बल्ब लगा रखे, 2 बल्बों के अनुसार ही पूरे कमरे के अंदर पूरी प्रकाश व्यवस्था थोड़ी हो सकती है, नहीं हो पाएगी ना। तो इसी वजह से जैसे जितना लंबा है उसी प्रकार से उसके अनुरूप क्या करना चाहिए, हमारे पास दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से उसकी प्रकाश व्यवस्था होती है। तो जैसे कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि प्रकाश स्रोतों की संख्या प्रकाशित होने वाले तल के क्षेत्रफल के अनुरूप होनी चाहिए, यानी क्षेत्रफल जैसा है उसी प्रकार से उसके प्रकाश स्रोतों की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे बड़े कमरों में अधिक संख्या के बल्ब, ट्यूबलाइट आदि स्थापित करनी चाहिए। जैसे जितना बड़ा कमरा है उसी प्रकार से जितना हमारे पास ट्यूबलाइट और बल्बों की, पंखों की संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मान लिए कि 10 फीट का कमरा है और उसमें हमने 10 बल्ब लगा दिए, तो वो चीजें स्वाभाविक नहीं है। समझ रहे बात को, जैसे 10 फीट के कमरे के अंदर तो 10 फीट के हिसाब से बल्बों की संख्या 1 या 2 होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास इसकी व्यवस्था इसी प्रकार से कहते हैं कि जैसा जैसा तल है उसी प्रकार से उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें पहली चीज क्लियर है कि प्रदीप्ति कारक यानी कि स्थान ऊंचाई का अनुपात क्लियर। तो इसके बाद में हमारा टॉपिक आएगा उपयोगिता गुणांक। ठीक है, तो इस उपयोगिता गुणांक को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए भाई, जो दूसरा टॉपिक था जिसमें पहला हमने पढ़ा है स्थान ऊंचाई का अनुपात, और दूसरा हमारे पास है उपयोगिता गुणांक यानी कि यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है और किस प्रकार से काम करता है। देखिए, किसी कक्ष की प्रकाश व्यवस्था में उपयोग किए गए प्रकाश तथा लैंप द्वारा उत्पन्न किए गए प्रकाश का अनुपात क्या कहलाता है, उपयोगिता गुणांक कहलाता है। देखिए कि जैसे हमारे पास कोई कक्ष होता है यानी कि कमरा होता है, उस कमरे के प्रकाश की व्यवस्था में उपयोग किए गए, जैसे मान लिया कि एक कमरा है, उस कमरे के अंदर या एक कक्ष के अंदर जो प्रकाश हम यूज कर रहे हैं, जैसे बल्ब का यूज कर रहे हैं, ट्यूबलाइट यूज कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का प्रकाश हम यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो प्रकाश तथा लैंप द्वारा उत्पन्न किए गए प्रकाश का अनुपात, यानी कि जितना भी हमारे पास प्रकाश व्यवस्था उत्पन्न हो रही है, कि जैसे इस कमरे के अंदर मान लिया कि प्रकाश कितनी उत्पन्न हो रही है और कितना प्रकाश इस कमरे के अंदर खपत हो रहा है, ठीक है, कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, कितना प्रकाश उत्पन्न कर रही है, तो वो चीज इन दोनों का जो अनुपात होता है, यानी कि कमरे का जो कक्ष का जो एरिया होता है, उस एरिया के अनुसार ही भी बातें करें हम, तो उनका जो अनुपात होता है प्रकाश और लाइट का, उसी का जो अनुपात, प्रकाश का जो अनुपात होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, यूटिलाइजेशन फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, यूटिलाइजेशन फैक्टर बराबर उपयोग किया गया प्रदीप्ति फ्लक्स, यानी कि हम कितना प्रकाश यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, और उत्पन्न किया गया, यानी उत्पन्न कितना हो रहा है, इस बल्ब के द्वारा कितना प्रकाश उत्पन्न हो रहा है और कितना उपयोग हम ले रहे हैं। समझ रहे बात को, कि जैसे मान लें कि कमरा बड़ा है और बड़े कमरे में हम प्रकाश कम खपत ज्यादा कर रहे हैं ना, और छोटे कमरे के अंदर, छोटे कक्ष के अंदर हम प्रकाश व्यवस्था कम खर्च कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से यानी कि कितना उपयोग किया गया प्रदीप्ति फ्लक्स और कितना उत्पन्न किया गया प्रदीप्ति फ्लक्स का जो अनुपात होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूटिलाइजेशन फैक्टर कहा जाता है। कहने का मतलब यही है कि हम कितना तो यूज कर रहे हैं और कितना हमारे को उत्पन्न किया जा रहा है। बल्ब कितना तो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है और कमरा कितना उसको खपत कर रहा है। समझ रहे हो, कमरा अगर छोटा है तो खपत कम करेगा, कमरा बड़ा है तो खपत क्या करेगा, उपयोग क्या करेगा, ज्यादा करेगा।
उसी चीज का दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, यूटिलाइजेशन फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, चीजें क्लियर सभी के। तो अब तीसरा जो टॉपिक्स रहेगा उस तीसरा टॉपिक्स हमारा है अवपात गुणांक। ठीक है, जो तीसरा फैक्टर है अवपात गुणांक। और अवपात गुणांक किसे कहते हैं, उस अवपात गुणांक को क्या करेंगे समझेंगे। देखिए भाई, तीसरा जो कारक है, तीसरा फैक्टर है, यानी कि प्रतिदीप्ति कारकों में से तीसरा फैक्टर है अवपात गुणांक यानी डिफ्रेक्शन फैक्टर। ठीक है, तो ये किस प्रकार से इसका जो फॉर्मूला है, किस प्रकार से इसका जो मान होता है वो कितना होता है, वो सारी चीजें हम आपके सामने पेश कर चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बल्ब, ट्यूबलाइट आदि, यानी कि जो प्रकाश स्रोत है ज्यादा हमारे पास यूज करते हैं बल्ब और ट्यूबलाइट को। ठीक है ना, बल्ब और ट्यूबलाइट आदि प्रकाश स्रोत के गंदे हो जाने पर तथा छतों दीवारों पर धूल चढ़ जाने के कारण किसी प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रदीप्ति तथा उपलब्ध प्रदीप्ति की मात्रा में अंतर पैदा होता है। जैसे मान लिया, सपोज आप ये मानो कि जब अगर अपने घर के अंदर या घर के बाहर अगर हम कोई कलर पेंट नहीं करवा रखा है या डायरेक्ट हमने प्लास्टर करवा रखा है और हम उसके अंदर बल्ब को यूज कर रहे हैं, बल्ब को जला रहे हैं, तो प्रकाश व्यवस्था कम रहेगी। ठीक है, दूसरी बात, जैसे घर के अंदर धूल मिट्टी, दीवारों के ऊपर धूल मिट्टी जमती है ना, और दीवारें गंदी हो जाती हैं, तो भी उसकी प्रकाश व्यवस्था कम उत्पन्न होती है। कुछ उसके अंदर अंतर आप लोगों को दिखाई देती है। जैसे मान लिया कि दीवारों के ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई है और हम प्रकाश की व्यवस्था दे रहे हैं, तो प्रकाश की व्यवस्था क्या रहेगी, कम रहेगी। जैसे प्लास्टर हमने करवा रखा है, यानी कि जो कलर करवा रखा है यहाँ पे, और कलर करवाने के बाद में ये साफ दीवार है और प्रकाश हम लैंप को जला रहे हैं, ट्यूबलाइट को जला रहे हैं, तो प्रकाश की व्यवस्था तीव्रता रहेगी, यानी बहुत ज्यादा रहेगी, चमक रहेगी, ब्राइटनेस रहेगी। समझ रहे बात को। तो इसी प्रकार से अगर ये दीवार गंदी रहे ना, तो भी क्या रहे, प्रकाश की व्यवस्था कम उत्पन्न करेगी, क्योंकि ये गंदी रहती है तो वो गंदगी अपने और क्या करती है, प्रकाश को खींचती है और प्रकाश फैलाने का काम कम होता है। इसी वजह से कुछ आप लोगों को अंतर दिखाई देता है, वही क्या होता है कि अवपात गुणांक कहलाता है। समझ गए बात को। इसी प्रकार से हम पूर्णतः साफ होने की स्थिति में प्रदीप्ति एवं सामान्य अवस्था में प्रदीप्ति के अनुपात को क्या कहते हैं, अवपात गुणांक कहते हैं। अवपात गुणांक एक साफ सुथरी व्यवस्था के अंदर ही सब तरीका से आप लोगों को दिखाई देती है। इसी प्रकार से आप लोगों का क्या कहलाता है, अवपात गुणांक कहलाता है। अवपात गुणांक बराबर सभी वस्तुएं साफ होने पर प्रदीप्ति, यानी सारी वस्तुएं साफ होने की प्रदीप्ति बटे वास्तविक अवस्था में प्रदीप्ति, जैसी स्थिति है, ठीक है ना, जैसी स्थिति है उस प्रकार के मान को हम क्या कहते हैं, दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अवपात गुणांक कहा जाता है। ठीक है, अवपात गुणांक का जो मान होता है, अवपात गुणांक का जो मान होता है वो कितना होता है, 1.2 से 1.4 होता है। कितना होता है, 1.2 से 1.4 होता है। इस प्रकार किसी प्रकाशित तल के लिए कुल आवश्यक ल्यूमेन बराबर प्रकाशित क्षेत्रफल इंटू प्रदीप्ति इंटू अवपात गुणांक बटे उपयोगिता गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास तीनों कारक, यानी प्रदीप्ति के मुख्य मुख्य कारक। हमने तीनों कारक अच्छी तरीके से पूरे डिटेल से पूरी संरचना के साथ पूरे हमने प्रॉपर तरीके से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर फिर भी आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट हो तो आप बिल्कुल नहीं संकोच हो कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर हम उसको दोबारा से आप लोगों को समझा देंगे। क्लियर, ये चीजें क्लियर है। अगर फिर भी अगर आप लोगों को चीज समझ में आई है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि आपके एक लाइक से हम आप लोगों की लाइक से ही हमारा क्या होता है, मोटिवेट बढ़ता है, मोटिवेशन होता है जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसी प्रकार से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे और आप लोग इस चीज को देखते रहेंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो प्रदीप्ति के जो नियम है उन नियमों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हम इसी प्रकार से वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, तो आज की जो ये क्लास रहेगी शाम 7:15 बजे लाइव क्लास रहेगी। उसके बाद में हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन भी आएगा जो प्रैक्टिस सेट मॉडल 2 का आएगा। ठीक है, जो मॉडल फर्स्ट है वो मॉडल फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और सेकंड मॉडल चलेगा जिसमें हमने टूल्स के बारे में बातें करेंगे आज। ठीक है, तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन को भी आप जरूर
देखिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।